स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। जय हिंद जय भारत। रियाज नाइकू, जिसे कश्मीर वैली का पोस्टर बॉय ऑफ टेरर कहा जाता था, जिसने 8 सालों तक सिक्योरिटी फोर्सेस को लगातार चकमा दिया, जिसने ना सिर्फ आतंक फैलाया कश्मीर वैली में बल्कि हिजबुल मुजाहिदीन के लिए जो अफीम की स्मगलिंग थी, नार्को ट्रेड था, उसको बढ़ावा दिया, उसका एक नेटवर्क बना रखा था, जिसने ना सिर्फ जम्मू कश्मीर पुलिस के जो अफसर थे उनके घर वालों को किडनैप कर लिया बल्कि उन्हें धमकाया भी लगातार। 8 सालों तक उसका आतंक आखिर कैसे ख़त्म हुआ, कैसे अचानक से एक दिन NSA अजीत डोवाल साहब एक ऑपरेशन लॉन्च करते हैं, ऑपरेशन जैकबूट जिसको नाम दिया जाता है, और कैसे इस ऑपरेशन जैकबूट में बुरहान वानी गैंग के उस पूरे गिरोह के इस आखिरी टारगेट को यानी कि रियाज नाइकू को मार दिया जाता है, एनकाउंटर किया जाता है, ख़त्म किया जाता है। ये सब कुछ आज आपको बताने वाले हैं। यहाँ पे आपको ये भी पता चलेगा कि कैसे आखिर रियाज नाइकू, जो कि एक मैथ टीचर हुआ करता था, हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर बन गया। शुरुआत से अंत तक इस एपिसोड को देखिएगा। कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। तो साल 1985 की बात है। कश्मीर के अंदर पुलवामा के अवंतीपोरा में एक बेगपुरा गाँव है। इस छोटे से गाँव में एक टेलर रहा करते थे, नाम था असदुल्ला नाइकू। असदुल्ला नाइकू की एक टेलरिंग शॉप थी। इसी साल 1985 में अप्रैल के महीने में उनके घर में उनके सबसे बड़े बेटे का जन्म हुआ। अब इस बच्चे का नाम रखा गया रियाज, पूरा नाम रियाज नाइकू। यहाँ इसका जन्म हुआ। बचपन में बताया गया कि पढ़ाई लिखाई घर वालों ने बहुत अच्छी कराई। बेगपुरा गवर्नमेंट स्कूल में सबसे पहले उसकी पढ़ाई शुरू की जाती है। 10th क्लास तक उसने यहीं से पढ़ाई की। इसके बाद जो 12th क्लास थी वो उसने हायर सेकेंडरी स्कूल गुलजारपुरा से अपनी कंप्लीट की। यहाँ से आगे बढ़ते हुए रिपोर्ट में ये भी बताया जाता है कि पढ़ाई में काफ़ी तेज़ था इस समय पर, क्योंकि 77% मार्क्स उसके यहाँ पे 12th क्लास में आए थे। फिर यहाँ अपना 12th कंप्लीट करने के बाद पुलवामा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जो है, वहाँ उसने अपनी ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन लिया और मैथमेटिक्स में उसने ग्रेजुएशन यहाँ पे की थी। मैथ उसका फेवरेट सब्जेक्ट बताया जाता था। अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। करीबन ये साल 2010 आ चुका था, जब 2010 में रियाज जो था, रियाज नाइकू, अपनी ग्रेजुएशन के बाद में हनफिया मॉडल पब्लिक स्कूल के अंदर एक प्राइवेट मैथ टीचर बन जाता है। एक टीचर की जॉब उसने यहाँ पे इस स्कूल में ले ली थी। 2010 ये वही साल आप सभी जानते हैं कि जब ये एक तरफ अपनी मैथ टीचर की जॉब कर रहा था, दूसरी तरफ कश्मीर में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट इस समय हुआ था साल 2010 में। दरअसल एक यंग लड़का था जिसका नाम था तुफैल माटू। श्रीनगर में उसकी जान चली गई थी एक प्रोटेस्ट के अंदर, और सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर जो कश्मीर के लोग थे वो लगातार ब्लेम कर रहे थे, यहाँ पे प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिए थे कि तुफैल माटू को सिक्योरिटी फोर्सेस ने मारा है। तो इस सब माहौल के चलते कई सारे प्रोटेस्ट, पत्थरबाजी, टेंशन का माहौल, शटडाउन पूरे कश्मीर में छाए हुए थे। कई सारे ऐसे लड़के भी थे, यंग यूथ, जो कि अवंतीपुरा बेल्ट से भी आते थे इस पूरे प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए, और इन्हीं सब लड़कों में से एक था रियाज नाइकू। वो ट्यूशन टीचर जो कि बच्चों को पढ़ाता था। साल 2010 में ही ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ और इन सारे प्रोटेस्ट में वो भी सामने आ जाता है। क्विट कश्मीर के नारे उसने भी लगाए सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ। ये सारी चीज़ें आगे चलती हैं। इसी दौरान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने इन्हीं प्रोटेस्ट में रियाज नाइकू को डिटेन कर लिया था। उन्हें प्रॉपर सबूत मिले थे कि रियाज नाइकू कई सारे ऐसे आतंकी संगठन हैं जिनके जो लोग उसको दिखते हैं उनको सपोर्ट करना शुरू कर देता है, उनके लिए सिंपैथी अपनी दिखाता है। दूसरी चीज़, उनको लॉजिस्टिकल सपोर्ट भी देने लगता है। तो यही सारी चीज़ें देखते हुए इस मैथ टीचर को, उस समय जो एक मैथ टीचर था, उसको डिटेन किया जाता है सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा, और यहाँ पे इसके ऊपर PSA पब्लिक सेफ्टी एक्ट जो था उसके तहत केस लगा दिया जाता है। अब जेल गया, जेल में रहा, कई दिनों तक जेल में रहता है। करीबन अब ये साल 2012 आ चुका था। 2012 में इसे रिलीज़ किया गया। ये जो रियाज नाइकू था, जैसे रिलीज़ होता है यहाँ से, तो ये वही समय था जब जेल में भी और जेल के बाहर आने के बाद भी कई सारे ऐसे आतंकी संगठन के जो कमांडर्स थे उनकी नज़र रियाज नाइकू के ऊपर पड़ चुकी थी कि उन्होंने उसे और ज़्यादा उग्र बनाना, और ज़्यादा मोटिवेट करना मिलिटेंसी के लिए, आतंकी संगठन को ज्वाइन करने के लिए, ये शुरू कर दिया। यहीं पे सबसे पहले बताते हैं कि उसकी मुलाकात हुई हिजबुल मुजाहिदीन के एक कमांडर जिसका नाम था यासीन याटू से। वो यासीन याटू के लिए OGW बनकर काम करने लगा, यानी कि ओवरग्राउंड वर्कर। जो भी यासीन याटू के, हिजबुल मुजाहिदीन के उस कमांडर के काम चलते थे कश्मीर के अंदर, जो भी उसने अपने आतंकी भेजे हुए थे, उन सबको रहने की जगह देना, खाना देना, रात को सेफली यहाँ से वहाँ निकालना, पहुँचाना, उनका सामान यहाँ से वहाँ ले जाना, ये सारी चीज़ें शुरुआती दौर में OGW बनकर, ओवरग्राउंड वर्कर बनकर ये रियाज नाइकू करने लगा। इसी दौरान में उसकी मुलाकात एक दूसरे लोकल टेररिस्ट से हुई जिसका नाम था परवेज़ मुशर्रफ। एक और था जिसका नाम था सज्जाद मीर। तो ये दोनों ही हिजबुल मुजाहिदीन से कनेक्टेड थे। एक मिलिटेंट था, लोकल मिलिटेंट, एक कमांडर था हिजबुल का। इन दोनों ने उसको आर्म्ड स्ट्रगल ज्वाइन करने के लिए कि कैसे अब वो अंडरग्राउंड चला जाए, कुछ समय के लिए अंडरग्राउंड रहे और इसके बाद सडनली हिजबुल के साथ में
आर्म्ड स्ट्रगल ज्वाइन कर ले, यानी कि अब बंदूकें उठा ले। तो इसके लिए प्रेरित उसको किया। रियाज नाइकू यहाँ से पूरी तरह से जब ब्रेन वॉश हो चुका था, पहले ही वो इन आतंकी गतिविधियों में संलिप्त हो चुका था, लेकिन इसके बाद जब पूरी तरह से उसने मन बनाया तो ये 2012 के ही आसपास की बात बताई जाती है। उसके रिलीज होने के कुछ महीने के बाद ही वो अपने घर वालों से कहता है कि मैं श्रीनगर जा रहा हूँ एक कोर्स करने के लिए। इस कोर्स का बहाना उसने बनाया और ये तीसरा हफ्ता मई 2012 का बताया जाता है जब वो अपने घर से निकला, लेकिन उसके बाद अपने घर कभी वापस लौट कर नहीं आया। वापस कभी इसका आना नहीं हुआ। 1 जून 2012 को ना सिर्फ घर वालों को बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर को यह पता चल चुका था कि आखिर रियाज नाइकू गया कहाँ, क्योंकि 1 जून 2012 ये वो दिन था जब लोगों ने पहली बार रियाज नाइकू को अपने उस एरिया में, बेगपोरा एरिया में, बंदूकें लहराते हुए देखा था। उसके हाथ में बंदूक थी और एक मैथ टीचर से अब वो हिजबुल मुजाहिदीन का एक फुल टाइम आतंकवादी बन चुका था। रियाज नाइकू के हिजबुल ज्वाइन करने के साथ ही अब उसके 2 अलग अलग नाम भी हिजबुल ने उसे दे दिए थे। पहला नाम था जुबैर उल इस्लाम और दूसरा नाम था मोहम्मद बिन कासिम। इस तरह के नाम जो भी कमांडर आगे बनते हैं या फिर जो नए लड़के ज्वाइन करते हैं मिलिटेंसी को, आतंकवाद को, तो उनको इस तरह के नाम उनके अकाउंट के द्वारा दिए जाते हैं। यहाँ पे इसको मोहम्मद बिन कासिम भी एक नाम दिया गया था। ये सबसे पहले जाके यासीन याटू के साथ में ही उसका क्लोज एसोसिएट बन जाता है, जो कि हिजबुल का एक कमांडर हुआ करता था, जिसके लिए पहले ये OGW के तौर पर, ओवरग्राउंड वर्कर के तरह से काम करता था। हिजबुल में यासीन याटू का सबसे पहले क्लोज एड बना, लेकिन इसके बाद ये वही समय था साल 2012 के एंड से 2015 तक, 2016 तक इनफैक्ट, जब आप सबको पता होगा, हमने एक एपिसोड भी डिटेल में किया है कि हिजबुल मुजाहिदीन का सिर्फ एक चेहरा था, जिसे कश्मीर में हिजबुल का पोस्टर बॉय ऑफ मिलिटेंसी कहा जाता था, जिसका नाम था बुरहान वानी। बुरहान वानी जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर यूथ के बीच में, कश्मीर में जो लोग मिलिटेंसी ज्वाइन करने के लिए जिन लड़कों को ब्रेन वॉश किया जाता है, वो इसको अपना आइडल मानते थे। तो बुरहान के साथ में धीरे धीरे करके अपनी क्लोज जो एसोसिएशन था वो बढ़ा लेता है रियाज नाइकू। बुरहान के गैंग में ज्वाइन कर लेता है। उसके गैंग का एक हिस्सा रियाज भी अब बन चुका था। कई दफ़ा फोटोज़ जो रिलीज होती थी उसमें बुरहान वानी के साथ AK-47 होल्ड किए हुए रियाज नाइकू को भी देखा जा सकता था। ये मिलकर बुरहान के साथ में ऑपरेशंस को प्लान करता था। लोकल यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर जितने भी वीडियोस और फोटोज़ होते थे वो भी लगातार ये शेयर करता था। तो बुरहान के साथ इसने अपना काम करना शुरू कर दिया। एक समय ये भी आया जब 2016 में, जब इसका आतंक बहुत ज़्यादा बढ़ गया था रियाज नाइकू का पूरे हिजबुल मुजाहिदीन की तरफ से कश्मीर वैली के अंदर, उस समय पर यह भी देखा गया कि 2016 में शोपियान में एक आतंकवादी था जिसका जनाजा निकल रहा था, जिसका नाम था शरीक अहमद भट्ट। वहाँ पे रियाज नाइकू की एक फ़ोटो बहुत वायरल हो जाती है, क्योंकि ये वहाँ पहुँचा था और इसने एक गन सल्यूट कल्चर जो है, किसी भी आतंकवादी की मौत हो तो उस पर गन सल्यूट देने चाहिए, जैसे कि एक तरह से इमेज ऐसी बनानी कि ये मौत नहीं है, नॉर्मल ये एक शहादत है। तो इस तरह की चीज़ करने के लिए जो गन सल्यूट कल्चर था वो यहीं से रियाज नाइकू था जिसने शुरुआत उसकी कर दी थी। एक बार फिर से इन सारी चीज़ों को जो 90s के दौरान में किया करते थे ये जो आतंकवादी होते थे कश्मीर वैली के अंदर, ये दोबारा से रियाज नाइकू इसकी शुरुआत कर रहा था। ये सारी चीज़ें देखी गई। इस दौर में जम्मू कश्मीर पुलिस के रिकॉर्ड, सिक्योरिटी फोर्सेस के रिकॉर्ड, एजेंसीज के रिकॉर्ड, जो चार्जशीट है उनके मुताबिक ये बताया जाता है कि 2012 से मिलिटेंसी ज्वाइन करने के, आतंकवाद ज्वाइन करने के 2016 तक के दौर में इसने कई हाई प्रोफाइल अटैक किए हैं। उनमें सबसे पहला आता है मार्च 2014 में उसने डोगरीपुरा इलाके के अंदर जो वहाँ के पंचायत सरपंच के पिता थे हाजी गुलाम मोहम्मद डार, उनकी हत्या की। दूसरा, भाटपोरा एरिया के अंदर उसने पुलिस की एक वैन जा रही थी, उस पूरी वैन के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी। कई सारे जवान यहाँ पे हमारे घायल हुए थे। खांडेपोरा एरिया के अंदर उसने जावेद अकबर खांडे का कत्ल किया था। ये भी, इसके पीछे भी रियाज नाइकू था। हेड कांस्टेबल जम्मू कश्मीर पुलिस के आशिक हुसैन मीर, उनकी पदमपुरा क्रॉसिंग के ऊपर उनकी हत्या की थी, इसके पीछे भी ये था। और कांस्टेबल नासिर अहमद का जो किडनैपिंग हुई थी वो भी यहाँ पे रियाज नाइकू ने ही की थी। रियाज नाइकू इस समय पर बताया जाता है एक एक्स MLA जो थे वाची, उनके घर से जो 9 फायर आर्म्स जो थे वो लूटे गए थे, उस इंसिडेंट के पीछे भी रियाज नाइकू था। खौफ का एक दूसरा पर्याय कश्मीर घाटी के अंदर ये अब तक बन चुका था 2016 तक। जब ये सारी चीज़ें कश्मीर में ग्राउंड पर चल रही थी, ग्राउंड रियलिटी इतनी भयावह थी, खौफनाक थी, उस समय दिल्ली के अंदर, राजधानी दिल्ली में मोदी सरकार के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल साहब यहाँ अपनी एक कश्मीर की क्लियर डॉक्ट्रिन बना चुके थे। उन्होंने एक आइडिया सामने पुश किया जिसमें उनका एक मेन मोटिव ये था कि अब सिर्फ इन आतंकवादियों की, जो भी कश्मीर में मिलिटेंसी या आतंकवाद फैला रहे हैं, इनकी जो रैंक है या उनके जो फाइल में मिलिटेंट्स के नाम है, सिर्फ उनको अभी टारगेट नहीं किया जाएगा। यहाँ पे हमें जो इस समय पर एट मोमेंट जो भी ऐसे लोग हैं जो अट्रैक्ट कर रहे हैं यूथ को, या फिर सबसे ज़्यादा कत्लेआम उन लोगों ने मचाया है, ऐसे जो टॉप कमांडर्स हैं, उनके जो डेप्यूटीज़ हैं, उन सबको सिस्टमैटिकली हमें हेड हंट करना होगा, एलिमिनेट करना होगा, ताकि जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके कमांड और कंट्रोल स्ट्रक्चर को पूरी तरह से तोड़ दिया जाए, ध्वस्त कर दिया जाए। जब ये आदेश अजीत डोभाल साहब के द्वारा दिया गया तो यहाँ पे IB ने, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने, उन्हें एक लिस्ट थमाई
उस लिस्ट के अंदर उस कश्मीर वैली के सबसे खतरनाक उस समय के जो क्रिमिनल थे, जो डेंजरस कमांडर्स थे, टेररिस्ट थे, इन सब के नाम थे। उसमें सबसे ऊपर नाम था बुरहान वानी का, दूसरा नाम था जाकिर मूसा का, वही जाकिर मूसा जिसके बारे में पूरा एपिसोड आपके लिए किया था। जाकिर मूसा का नाम था। इसके बाद में जो नाम था वो था रियाज नाइकू। ये साल 2015-16 के दौरान की बात है। रियाज नाइकू का नाम अब तक इतना ऊपर पहुंच चुका था हिजबुल के अंदर, आतंकवाद के अंदर। इसके अलावा कश्मीर के जो साउथ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिसमें पुलवामा, कुलगाम, अनंतनाग और शोपियान, इन सारे एरियाज़ में जितने भी आतंकवादी ऐसे थे जो कि बुरहान गैंग से आते थे, बुरहान ग्रुप से आते थे, और वो इन सभी एरिया को उस समय पर लिबरेटेड एरियाज़ कहने लगे थे। इसमें बुरहान वानी के जो 11 क्लोज एसोसिएट थे उसके ग्रोह के, जिसमें वसीम मल्ला, अशफाक भट्ट, आदिल अहमद खांडे, नासिर अहमद पंडित, सब्जार अहमद भट्ट, सद्दाम पदार, मोहम्मद रफ़ी भट्ट और वसीम शाह और तारिक पंडित, ये सारे के सारे लोग थे। ये आतंकवादी जितने भी थे, इन सब के नाम भी उस लिस्ट में दिए हुए थे आईबी के द्वारा अजीत डोभाल साहब को। इन सब के नाम उस लिस्ट में थे। ये प्रॉपर शुरुआत थी एक तरह से अजीत डोभाल साहब के एक लॉन्ग टर्म कैंपेन की। अब यहाँ से क्योंकि नाम उनके पास में आ चुके थे, सिक्योरिटी फोर्सेस तक अब ये नाम पहुंचाए जाने वाले थे, यहाँ उन्हें बताया गया था कि ये जो ऑपरेशन होने वाला है इसको नाम दिया जा रहा है ऑपरेशन जैकबूट। ये जैकबूट ऑपरेशन होगा जिसमें आपका गोल क्लियर है कि बुरहान वानी गैंग के जितने भी ये एसोसिएट्स हैं उसके क्लोज, बुरहान वानी के इंक्लूडिंग बुरहान वानी, और उसके अलावा जितने लोकल कमांडर्स हैं, इन्हें एक एक करके हमें एलिमिनेट करना है। ये एग्जैक्ट समय बताया जाता है 2015 के कुछ बीच के महीनों का, अप्रैल या मई के आसपास की बात बताई जाती है, जब ऑपरेशन जैकबूट को अजीत डोभाल के सुपरविजन में स्टार्ट किया। ये पूरी तरह से उनका एक ब्रेन चाइल्ड था, वो उसको सुपरवाइज भी किया करते थे, इसकी अपडेट्स भी लिया करते थे। यहाँ पे अब कश्मीर में जब इस ऑपरेशन को लॉन्च कर दिया गया तो सिक्योरिटी फोर्सेस के पास कई सारे लोग पहुंचने लगे। इन लोगों को दरअसल कहा जाता था कश्मीर के इंटेलिजेंस सर्कल्स में एक नाम से बुलाया जाता था कि ये सब डोभाल साहब के एसेट्स हैं। डोभाल साहब के एसेट के नाम से हर एक शख्स को बुलाया जाता, रेफर किया जाता था, और इसमें से कई सारे ऐसे लोग हुआ करते थे जिनको जो लोकल सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है उनके भी कई ऐसे लोग जो कि इंटेलिजेंस में एक्टिव रहते हैं वो भी नहीं जानते थे। लेकिन ये सारे के सारे क्लोज एसेट थे अजीत डोभाल साहब के। इनका आना शुरू हुआ और इसके बाद इन लोगों से इंटेलिजेंस आनी भी शुरू हो गई। कई सारी खुफिया खबरें मिलनी सिक्योरिटी फोर्सेस को, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप्स को, राष्ट्रीय राइफल्स को शुरू हुई, और इसके बाद शुरू हुआ मैनहंट। इसके बाद शुरू हुआ इन आतंकवादियों का सफाया। एक स्ट्रैटेजिक डॉक्ट्रिन जो कि उसका प्रैक्टिकल रिजल्ट इस तरह से निकला कि 2015 से, जब से इस ऑपरेशन को जैकबूट को शुरू किया, 2018 के बीच में, आप देखिए इन 3 सालों के बीच में बुरहान वानी गैंग के लगभग सारे के सारे जितने भी उसके क्लोज एसोसिएट थे उन सबको या तो अरेस्ट कर लिया गया था, या उन लोगों ने सरेंडर कर दिया, या फिर एनकाउंटर में मारे गए। 2015 अप्रैल में सबसे पहले वसीम मल्ला का एनकाउंटर हुआ, उसको मारा गया। उसी साल 2015 अक्टूबर में अशफाक उल्लाह भट्ट और आदिल अहमद खांडे जो था, इन दोनों को मारा गया, न्यूट्रलाइज किया गया। अगला साल आया अप्रैल के महीने में 2016, नासिर अहमद पंडित मारा गया, और मई 2016 महज अगले ही महीने जो इसके साथी, जो इसका एक और साथी था बुरहान गैंग का, तारिक पंडित, उसको करीमाबाद से अरेस्ट किया गया। यहाँ पे बुरहान वानी को पकड़ने के लिए एक बहुत क्रूशियल इंटेलिजेंस जो थी वो यहाँ से तारिक पंडित से भी मिली थी। एक पूरा डिटेल एपिसोड किया कैसे बुरहान वानी को मारा गया था। और इसी तारिक पंडित के अरेस्ट होने के महज 2 महीने के बाद में आप देखिए जुलाई 2016 8 तारीख का दिन था जब कोकरनाग एनकाउंटर में मिलिटेंसी के पोस्टर बॉय बुरहान वानी को भी मार दिया गया था, खत्म कर दिया गया था। अब बुरहान वानी गैंग की जो नींव थी वो पूरी तरह से हिल गई थी। अगला साल मई 2017 बुरहान का जो सबसे क्लोज एड, जिसको वो अपना भाई भी कहता था, सब्जार अहमद भट्ट, उसको भी खत्म किया गया, एनकाउंटर में मारा गया। यही वो साल था जब अक्टूबर के महीने में इसी साल वसीम शाह, और जिसे अबू उसामा भी कहते थे, इसको भी मारा गया। मई 2018 में सद्दाम पदार, मोहम्मद रफ़ी भट्ट, इन दोनों को एलिमिनेट किया गया, और तारिक पंडित को तो आपने आपको बताया पहले ही अरेस्ट कर लिया गया था। अनीस जो इस पूरे ऑपरेशन के अंदर बहुत समय से छुप रहा था, उसको भी फाइनली 2018 में इस एनकाउंटर में मार दिया गया था। पूरी तरह से बुरहान वानी का गैंग और आसपास के जितने भी आतंकी संगठनों के कमांडर्स हुआ करते थे उनको 2015 से 18 के बीच में हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने इस ऑपरेशन जैकबूट के तहत मार दिया था, ख़त्म कर दिया था, या तो उन्होंने सरेंडर कर दिया था। लेकिन पब्लिक की गई लिस्ट में जो 12 आतंकवादी थे उनमें अभी भी एक नाम नहीं था, और वो नाम था रियाज अहमद नाइकू का। ये करीब साल 2018 के आसपास की बात है जब बुरहान वानी गैंग तो पूरी तरह से समाप्त हो गया था, लेकिन अभी भी बुरहान का एक सबसे क्लोज एसोसिएट रियाज नाइकू वो अभी भी बाहर था, फरार था, चकमा दे रहा था सिक्योरिटी फोर्सेस को। लेकिन अब रियाज नाइकू सिर्फ एक नॉर्मल मिलिटेंट नहीं बचा था, समय के साथ वो खुखार तो हुआ ही था, हिजबुल मुजाहिदीन में उसका ओहदा भी बहुत बढ़ गया था। दरअसल 2 साल पहले ही 2016 में जब बुरहान वानी का एनकाउंटर हुआ था 2016 जुलाई में, 8 जुलाई को कोकरनाग में, तो इस एनकाउंटर के बाद जो वैली में पूरे प्रोटेस्ट हुए, अनरेस्ट फैला,
इसी समय पर हिजबुल मुजाहिदीन ने बुरहान की गद्दी पर बिठाने के लिए, उसकी जगह बिठाने के लिए जो अपना दूसरा चीफ कमांडर चुना था वो जाकिर मूसा को चुना था। अब जाकिर मूसा को कमांडर तो चुन लिया था हिजबुल ने, लेकिन यहाँ जाकिर मूसा ने धीरे धीरे जो पाकिस्तान का पक्ष लेने का स्टैंड होता है हिजबुल मुजाहिदीन का, उससे अपनी दूरी बनाते हुए वो एक अलग ही ट्रैक पर चलने लगा था। उसने पैन इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी जो है कि वो खिलाफत जो है कश्मीर के अंदर लाएगा, यहाँ पे अंसार गजवतुल हिंद अलकायदा से ताल्लुक़ रखता हुआ उसने अंसार गजवतुल हिंद यहाँ लॉन्च किया और उसका हेड उसको बना दिया गया अलकायदा के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें जब उसने की, हिजबुल मुजाहिदीन का पूरी तरह से दुश्मन बन गया जाकिर मूसा, जिस हिजबुल ने उसे अपना चीफ कमांडर बनाया था बुरहान के बाद। तो यहाँ हिजबुल के सामने एक बहुत बड़ी सिचुएशन खड़ी हो गई थी, चैलेंज खड़ा हो गया था कि अब किया क्या जाए। एक चीज़ ये भी हो रही है कि एक नया कमांडर चाहिए, क्योंकि जाकिर मूसा तो पूरी तरह से दूसरे आइडियोलॉजी पे चला गया है। हमें अपना पाकिस्तान स्टैंड जो है उसको भी क्लियर करना है, वरना पाकिस्तान से फंडिंग नहीं आएगी, सपोर्ट नहीं मिलेगा। इसके लिए रियाज नाइकू को चुना जाता है। यहाँ पे 2016 के बाद जब जाकिर मूसा गया, इसके बाद रियाज नाइकू को हिजबुल अपना चीफ कमांडर, टॉप कमांडर बनाता है हिजबुल मुजाहिदीन का कश्मीर का। और यहाँ पे मेन चीज़ ये थी कि नाइकू ने हिजबुल को एक बार फिर से पाकिस्तान, प्रो पाकिस्तान जो स्टैंड था उस स्टैंड से क्लियर उस तक क्लोज लाने का एक बार फिर से प्रयास करना शुरू कर दिया था। एक बार फिर पाकिस्तान और हिजबुल मुजाहिदीन एक साथ मिलकर काम करने लगे थे, वरना बीच में काफ़ी सारी दिक्कतें आ गई थी। और ये सब चीज़ें आपको पता चलेंगी जाकिर मूसा वाले वीडियो में जो हमने आपके लिए किया था, कैसे आखिर ये सब चीज़ें हुई थी। तो खैर यहाँ पे अब जब कमांडर बना रियाज नाइकू, हिजबुल का कमांडर बन चुका था, यहाँ पे उसने हिजबुल को एक बार फिर से रीशेप करना शुरू किया, रिक्रूटमेंट प्रोसेस में बहुत ज़्यादा तेज़ी ले आया। इस दौरान कश्मीर में पंचायत इलेक्शंस होने वाले थे, तो यहाँ रियाज नाइकू अपना एक ऑडियो क्लिप वायरल करता है। उस ऑडियो क्लिप के अंदर ये कहा गया था और ये साफ समझ में आ रहा था कि ये धमकाने के लिए उसने किया है। वो यहाँ कहता है कि पंचायत पोल कैंडिडेट जो भी खड़े हो रहे हैं, जिनको हिजबुल नहीं चाहता, उन सबको मारिए मत, उनको हम मारेंगे नहीं, उनकी आंखों में एसिड डालेंगे, हाथ पैर को कट कर देंगे और उसके बाद इसलिए छोड़ देंगे जिससे वो ज़िंदगी भर अंधे और लूले बनकर अपना जीवन बिताएं। उनके अंदर खौफ बनना चाहिए, जिससे कि बाकी लोग भी ये सीख लें कि हमारे अगेंस्ट में नहीं जाना है। इस तरह के ऑडियो क्लिप कश्मीर के अंदर वायरल होते थे और ये सारे रियाज नाइकू के थे। 2018 के सितंबर और अगस्त सितंबर के अराउंड में ये बताया जाता है, पुलिस ने इन दिनों क्या किया था कि रियाज नाइकू की जो भी इंटेलिजेंस चाहिए, जो उसके बारे में खुफिया जानकारियाँ चाहिए या कोई खबर चाहिए, तो उसके लिए रियाज नाइकू के पिता असदुल्ला नाइकू को डिटेन किया, उनको पुलिस स्टेशन ले आते हैं। इसके जवाब में रियाज नाइकू ने, आप सोचिए क्या किया होगा, एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन उसने जम्मू कश्मीर में किया। जम्मू कश्मीर पुलिस के 11 ऐसे पुलिस पर्सनल थे जिनके रिश्तेदारों को अलग अलग जगहों से किडनैप कर लिया जाता है हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ इसके रियाज नाइकू के द्वारा। अलग अलग जगहों से उसने उनको किडनैप किया, एक ऑडियो मैसेज बाकायदा वायरल किया जिसमें वो धमका रहा था जम्मू कश्मीर पुलिस को, सिक्योरिटी फोर्सेस को। उसने कहा कि हम तुम्हारे घर तक आ सकते हैं, इस बार इन्हें छोड़ रहे हैं, अगली बार छोड़ेंगे नहीं। ये सारी चीज़ें जब हुई, प्रेशर दोनों तरफ आ चुका था। कुछ दिन के बाद रियाज नाइकू के पिता असदुल्ला नाइकू को भी रिलीज़ किया गया पुलिस के द्वारा, और ये देखते हुए रियाज नाइकू के आतंकवादियों ने यहाँ से उन सारे हॉस्टेजेस को भी जीवित वापस कर दिया। ये सारी चीज़ें थी, मैसेज क्लियर था रियाज नाइकू का कि मुझसे अगर जिस तरह से बिहेव करोगे मैं उसी तरह से तुम्हारे साथ बर्ताव करूंगा। ये सारी चीज़ें सामने 2018 ये वही समय था जब एक पैटर्न और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को समझ में आया। एक पैटर्न रियाज नाइकू ने यहाँ पे शुरू किया था जिसमें उसने ऐसे सिविलियंस जिनके ऊपर ज़रा भी शक हो कि ये पुलिस की मुखबिरी कर रहे हैं, उनको डायरेक्टली मारने का आदेश दे दिया था। ये सारी चीज़ें भी वो कर रहा था, और दूसरी चीज़ उसने ओपनली एनकरेज करना शुरू कर दिया था नए नए भर्ती हुए लड़कों को जो कि मिलिटेंसी ज्वाइन करते हैं, उनको इस तरह से एनकरेज करना शुरू कर दिया था कि पुलिस वालों को जहां भी तुम्हें पुलिस वाले दिखें जम्मू कश्मीर पुलिस के, चाहे वो लो लेवल लो रैंक कांस्टेबल हो, फिर भी उन्हें आप टारगेट करेंगे, उनको भी मारो। तो ये सारी चीज़ें एक खुखार और ख़तरनाक तरीके से उसने ऑपरेट करना जम्मू कश्मीर वैली में पूरी शुरू कर दिया था। यहाँ पे ये भी देखा गया कि जो फ्यूनरल कल्चर था उसके अंदर गन सैल्यूट को भी उसने इंट्रोड्यूस किया था। तो ये भी लगातार हर अगले किसी भी आतंकवादी को मारा जाता था तो उसके फ्यूनरल में गन सैल्यूट देखे जाते थे हिजबुल मुजाहिदीन के। ये सारी चीज़ों के पीछे एक ही नाम था, रियाज नाइकू। हिजबुल का फाइनेंशियल नेटवर्क भी उसने स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दिया था। क्या करता था कि ये साउथ कश्मीर में पुलिस इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट में ये सामने आया है कि साउथ कश्मीर के जो सेब के बागान थे, उन बागानों में उनके जो मालिक हुआ करते थे, रात को उनके पास में पहुंचा जाता था इन आतंकवादियों के द्वारा। उनसे कैश, फ्रूट ट्रेडर से कैश, सप्लाईज, सारी चीज़ें लेने के बाद में, जो बाकी बिजनेसमैन थे उनसे ये सब पैसा लेने के बाद में यहाँ पे उन लोगों को एक तरह से लूट लिया जाता था। उनसे ही हिजबुल अपना पूरा का पूरा एक स्मगलिंग नेटवर्क जो है वो यहाँ चलाने लगा था। साउथ कश्मीर में अफीम की खेती करके वहाँ से उसको ड्रग लिंक्ड एक्टिविटीज़ जो थी उन सब में ले जाना, स्मगलिंग करना, इसके लिए भी हिजबुल पूरी तरह से अपना पैसा बना रहा था। और इन सब का एक मेन जो हैंडलर था वो रियाज नाइकू बना हुआ था।
ये बताया जाता है जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा भी रिपोर्ट्स में सामने है कि हिजबुल मुजाहिदीन जम्मू रीजन के अंदर नार्को ट्रेड में इन्वॉल्व पाया गया और इस पूरे हवाला स्टाइल सिस्टम को, फंडिंग को जो होती थी, यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग होती थी नशीले पदार्थों की, इन सब के एंटायर नेटवर्क को रियाज नाइकू संभाल रहा था। इसी 2018 में एक और इंसिडेंट भी हुआ था। दरअसल श्रीनगर के श्री महाराजा हरी सिंह हॉस्पिटल के अंदर एक पाकिस्तानी लश्कर तैयबा का आतंकवादी जिसका नाम था नवीद जट, ये यहाँ पे भर्ती था, एडमिट था। अचानक से जब ये सारी खबर न्यूज़ में आती है, रियाज नाइकू और उसके हिजबुल मुजाहिदीन के कई सारे आतंकी यहाँ पहुँचते हैं, अटैक करते हैं पुलिस की टीम के ऊपर इस हॉस्पिटल में और यहाँ से नवीद जट को छुड़ा कर ले जाते हैं। खैर कुछ ही समय के बाद में, कुछ महीनों के बाद, नवंबर 2018 में हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने नवीद जट को एक एनकाउंटर में मार दिया था। लेकिन ये जो जेल ब्रेक, एक तरह से उसने हॉस्पिटल के अंदर ब्रेक जो उसने किया था, इसने मिलिटेंट सर्कल्स में, आतंकवादियों के बीच में नाइकू की जो रेपुटेशन थी उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया था। सिक्योरिटी फोर्सेज एजेंसीज के वो रडार पर आ चुका था। जम्मू कश्मीर पुलिस ओपनली ये बताती थी, ये कहती थी कि हिजबुल के रिवाइवल का एक तरह से दिमाग जो है, जो ब्रेन है, वो रियाज नाइकू ही है। यहाँ उसने रिक्रूटमेंट को बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में बढ़ा दिया है। अगर आंकड़ों के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 2010 में जो 54 लोग लोकल जो यूथ था वो मिलिटेंट रैंक में गया है, 2011 में ये नंबर 23 पे पहुंचा, 2012 में 21 रह गया था और 2013 में सिर्फ 6 रह गया था। लेकिन 2013 के बाद जब बुरहान वानी आया और उसके बाद रियाज नाइकू की लीडरशिप आई हिजबुल मुजाहिदीन में, तो 2017 में, यानी कि आप सोचिए बुरहान के मरने के बाद में, उसके एनकाउंटर के बाद में जब रियाज संभाल रहा था हिजबुल को, 2017 में ये नंबर सीधा 6 से राइज करके 126 हो गया और 2018 में ये नंबर 200 से ज़्यादा लोकल ऐसे रेसिडेंट थे जो कि मिलिटेंसी को ज्वाइन कर चुके थे। अब आप आंकड़ों से सोच सकते हैं कितना खतरनाक और खौफनाक बन चुका था ये रियाज नाइकू। सिक्योरिटी फोर्सेज हमारी इसके पीछे लगातार लगी हुई थी। अजीत डोभाल साहब का ऑपरेशन जैकबूट भी लगा हुआ था, लेकिन उसे ट्रैक कर पाना मुश्किल होता था। दरअसल वो कोई भी नॉर्मल सिम कार्ड वाले मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करता था। वो अपना कम्युनिकेशन पूरा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क VPN पर करता था। लोकेशन और ट्रैफिक को उसको ट्रैक कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। सबसे इंटरेस्टिंग डिटेल यहाँ पे ये सामने आती है कि वो एक सिक्योर मैसेजिंग ऐप जिसका नाम था, ऑब्सक्योर सिक्योर मैसेजिंग ऐप जिसका नाम था बैट मैसेंजर, उसे यूज़ करता था। और इस बैट मैसेंजर पर उसका यूज़र नेम हुआ करता था विलियमसन। यही विलियमसन था जिसे वो कई अलग अलग अगर एप्लीकेशन यूज़ कर रहा है तो वहाँ पे भी यूज़ करता था। ये हमेशा उसका एक यूज़र नेम रहा। अपने डिजिटल फुटप्रिंट को पूरी तरह से हाइड करके रखता था, उसको ट्रैक कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। और इस वजह से ये जो चीज़ें थी कि हर बार सिक्योरिटी फोर्सेस उसको कॉर्नर करती थी, लेकिन फिर भी वो बच जाता था। एक और दूसरी बात उसके साथ में बताई जाती है कि क्यों आखिर ऐसा होता था। उसके जितने सेफ हाउस थे, करीबन बताते हैं पुलवामा, अवंतीपोरा और कुलगाम, इस पूरे बेल्ट के अंदर 6 अलग अलग उसके सेफ हाउस हुआ करते थे और कहीं ना कहीं अलग अलग टनल्स हुआ करती थी, जिन टनल्स के थ्रू वो यहाँ से वहाँ चला जाता था, अंडरग्राउंड टनल्स में, और उसके बाद बच के निकल जाता था। तो ये सारी चीज़ें सिक्योरिटी फोर्सेस तक पहुँच चुकी थी, लेकिन अभी भी ये नहीं पता था कि कौन से हाइड आउट में वो हो सकता है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने 2018 के एंड तक आते आते उसके 6 ऐसे हाइड आउट थे जो पुलवामा के अंदर जो अलग से बनाए गए थे उनको बस्ट कर दिया था, ख़त्म कर दिया था। लेकिन इसके अलावा भी उसके कई सारे हाइड आउट जो थे अवंतीपुरा, कुलगाम वगैरह के इलाके के अंदर, बेगपुरा में जहाँ पे वो रहता था, वहाँ पे भी ऐसे टनल्स उसने बना रखे थे जिसमें वो कभी कहाँ से निकल रहा है किसी को पता नहीं चलेगा। ये सारी चीज़ें थी, इस वजह से हमेशा बचता रहा। 5 अगस्त 2019 आप सभी जानते हैं, आर्टिकल 370 को हटाया गया जम्मू कश्मीर से। जब ये सारी चीज़ें की सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो कश्मीर में जब सिचुएशन को कंट्रोल करके रखना था, उस समय पर सेंटर के सामने एक चैलेंज बन के खड़ा हो गया रियाज नाइकू। इसने दरअसल क्या किया कि साउथ कश्मीर में जितने भी ट्रक ड्राइवर्स, कई ऐसे ट्रक ड्राइवर थे जिनको टारगेट किया, एप्पल ट्रेडर्स को टारगेट किया, और जो नॉन लोकल लेबरर्स हैं, जो ऐसे मजदूर जो कि कश्मीर वैली के नहीं हैं, कश्मीरी नहीं है, उन सब के ऊपर ब्रूटल अटैक करने शुरू किए। कुलगाम के अंदर 6 ऐसे माइग्रेंट लेबरर्स थे जिनकी हत्या की गई। इसके पीछे रियाज नाइकू था। ट्रक ड्राइवर्स और फ्रूट ट्रेडर्स जो थे उनके ऊपर गोलियां चलाई गई, शूटिंग की गई। रियाज नाइकू, उसके नेटवर्क का पूरी तरह से यहाँ पे रोल देखने को मिला। जब ये सारी चीज़ें सामने एक बार आई फिर से कि रियाज नाइकू का आतंक बढ़ता जा रहा है, अजीत डोभाल साहब ने यहाँ पे अपनी जो एक अप्रोच थी उसको और एक्सट्रीम बना दिया। उन्होंने अब यहाँ पे ये सामने कहा कि कश्मीर को पाकिस्तानी जो बैक्ड प्रॉक्सी वॉर है, एक तरह से उसका ओपन थिएटर हमें नहीं बनने देना है। टॉप मिलिटेंट कमांडर्स को न्यूट्रलाइज करके हमें ग्राउंड मिलिटेंसी के पूरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को तोड़ना है। और इसको करने के लिए अगर आप अब जाकर ये जो रियाज नाइकू है इसके ऊपर जब टारगेट कर रहे हैं, टेक्निकल इंटेलिजेंस की अगर कमी दिखती है कि उसके पास अलग अलग एप्लीकेशंस हैं या वो टनल्स चेंज करता है, तो अब यहाँ पे ह्यूमन इंटेलिजेंस को, हमारे जो सोर्सेज हैं, जो एसेट्स हैं, उनको अब दोबारा से इस्तेमाल करना शुरू करो। एक बार फिर से एसेट को इस्तेमाल किया जाता है। इस दौरान में बताते हैं कि जब पुलवामा अटैक हुआ फरवरी 2019, उसके बाद ऑपरेशन जैकबूट को एक अलग ही नए फेज़ में रीइनिशिएट किया गया था। अजीत डोभाल साहब ने एक बार फिर से
कमान संभाली थी और यहाँ पे जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर तैयबा के कुल मिला के 2019 के अंदर 104 आतंकवादी हमने मारे थे जम्मू कश्मीर में। लेकिन फिर भी एक नाम था जो अभी तक बचा हुआ था, जिसको पकड़ने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे, और वो नाम था रियाज नाइकू। साल 2012 से 2020 तक अगर इन 8 सालों में देखा जाए तो रियाज नाइकू सिर्फ एक ही आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के साथ कनेक्टेड रहा। मेनली जो आतंकवादी होते हैं, मिलिटेंट होते हैं, इनका जो टाइम स्पैन होता है, लाइफ स्पैन एक तरह से होता है, या तो ये सरेंडर करते हैं या अरेस्ट हो जाते हैं या फिर मारे जाते हैं। तो 1 साल से 3 साल का बताया जाता है सिक्योरिटी फोर्सेस के असेसमेंट के अकॉर्डिंग। 1 से 3 साल तक ये सिर्फ जीवित रहते हैं, चलता है इनका जो आतंकी करियर होता है। लेकिन यहाँ पे रियाज नाइकू ऐसा था, सिक्योरिटी एजेंसीज अपने रिपोर्ट में बताती हैं कि 1990s के बाद से अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा डेंजरस लोकल मिलिटेंट कमांडर जो है या आतंकवादी है वो रियाज नाइकू निकल कर सामने आया है, क्योंकि 2012 से 2020 तक ये एक्टिव रहा, हाईली एक्टिव रहा, और 2020 तक उसने आतंक का दूसरा पर्याय एक तरह से कश्मीर वैली में बना रहा है। सबसे ज़्यादा लंबा जो चला है जिसका आतंकी करियर वो रियाज नाइकू रहा है। तो खैर अब वापस से अपने टॉपिक पर, अपनी कहानी पर बढ़े। 2019 से के एंड से लेकर 2020 के शुरुआत तक, शुरुआती जो कुछ पहले के महीने थे उसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप्स एसओजी जो थी, उन्होंने कई साइलेंट ऑपरेशन जो थे वो करने शुरू कर दिए थे। मैनहंट करने के लिए एक तरह से रियाज नाइकू उनके टॉप टारगेट पर आ चुका था। करीबन ये जो शुरुआती महीने रहे, इस समय बताया जाता है 6 महीने उन्होंने स्टार्टिंग के 2020 के लगाए थे मैप करने में उन सारे एरियाज़ को साउथ कश्मीर के अंदर, जहाँ जहाँ पहले रियाज नाइकू आके रहा है, रुका है, या जो उसके लोग, उसके क्लोज एसोसिएट हैं, वो कहाँ कहाँ पे रहे हैं, क्योंकि कोई भी हाइड आउट उसका हो सकता था। इसके लिए इनडायरेक्टली ये भी देखा गया कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो बंकर बनाते हैं या जो ऐसे टनल्स बनाते हैं जो उसके कनेक्शन में हो सकते हैं, उन सबको अप्रोच किया गया। फूड सप्लायर्स कौन कौन हो सकते हैं, लोकल गाइड कौन कौन हो सकता है इन लोगों के लिए, इन मिलिटेंट के लिए, इन सबको अप्रोच किया गया। एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट लिंक इसी बीच में सामने आता है सिक्योरिटी फोर्सेस के पास। साल 2020 में पुलवामा का एक अंडरग्राउंड बंकर्स बनाने में एक्सपर्ट माने जाने वाला शख्स था। उस शख्स की मुलाकात होती है एसओजी के लोगों से। बताया जाता है कि डोभाल साहब का एक एसेट उसने कल्टीवेट कराया था इस शख्स को, तो उसकी वजह से ये मिला। तो यहाँ पे ये जो शख्स सामने आया, दरअसल इसने रियाज नाइकू का एक शेल्टर बनाया था, और ये जानता था कि ये शेल्टर उसने किस एरिया में बनाया है, वहाँ से क्या टनल्स बनाई हैं, सारी एक एक चीज़ें उसको पता थी। ऑपरेशन जैकबूट करने वाले जो हमारे ऑफिसर्स थे उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। मई और अप्रैल जो 2020 का समय था, ये आते आते बताया जाता है एजेंसीज के पास में क्रूशियल इंटेलिजेंस आनी शुरू हो चुकी थी रियाज नाइकू की, और यही वो समय था जब एक बहुत बड़ी खबर आती है। एक बड़ी खबर ऐसे आई कि मई की बात बताते हैं, मई 2020 हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज के पास एक खबर आई कि बेगपोरा इलाके के अंदर रियाज नाइकू अपनी फैमिली से मिलने के लिए आ रहा है और एक पूरा दिन यहीं पर रुकेगा, पूरा दिन घर में रुकने वाला है। 5 मई 2020 के आसपास, करीबन ये ट्यूसडे का दिन पड़ेगा जब वो यहाँ से रवाना हो सकता है, निकल सकता है। इसके पहले आपको यहाँ पे अटैक करना है। एक प्रॉपर हाइड आउट बनाया हुआ है उसी घर के अंदर, वहाँ पे रुकने वाला है, और ये पूरा एरिया जो है वो रियाज नाइकू का, उसके एसोसिएट्स का होम टर्फ है। कई बार यहीं पे आके रुकते हैं। तो अब ये पूरी इन्फॉर्मेशन जो आई थी, ये भी रिपोर्ट बताती हैं कि ये वही उसी जो बंकर बनाने वाला एक्सपर्ट आदमी था उसकी वजह से आई थी। कई लोग कहते हैं कि डोभाल साहब के जो एसेट्स लोग जाने जाते हैं इस नाम से, उन लोगों ने ये इन्फॉर्मेशन दी थी। तो खैर मुद्दा ये था कि हमारे पास में इन्फॉर्मेशन आ चुकी थी। एसओजी और इंटेलिजेंस यूनिट्स जो थी उन लोगों के सामने अब दोनों चीज़ें क्लियर थी। पहली चीज़ तो जो टेक्निकल इंटेलिजेंस थी, उससे जो ह्यूमन इंटेलिजेंस थी बेगपोरा इलाके की, वो पूरी तरह से एक फ्रेश टेक्निकल इनपुट की वजह से ये मैच करती थी। हुआ ये था कि जो आदमी, जो आतंकवादी अब तक वीपीएन यूज़ करता था, पिछले कुछ दिनों से वो एक नॉर्मल मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा था, सिम कार्ड वाला, और उसकी एक्टिविटी जो थी वो सस्पिशियस थी उस नंबर की, उसी एरिया में समझ में आ रही थी। तो पुलिस ने ये रिकॉर्ड चेक करने शुरू किए, ट्रैक करना शुरू किया उस नंबर को, और उसके बाद ये सेम पैटर्न ये मैच हुआ। कहाँ से? जो ह्यूमन इंटेलिजेंस आ रही थी कि बेगपोरा के इस घर में ये आएगा, वहीं से उसके नंबर से वो टेक्निकल इंटेलिजेंस थी और ह्यूमन इंटेलिजेंस सेम मैच हो जाती हैं। फाइनली ये पता चल चुका था कि ये नंबर जो है हो ना हो रियाज नाइकू का ही है। अब 4 मई 2020 का दिन आता है। बेगपुरा इलाके के अंदर शाम का समय था, रात होने वाली थी। आर्मी की गाड़ियां पहुंचनी शुरू हो जाती हैं। लोग अपने वरांदे में बैठे हुए थे। लोगों ने आर्मी की गाड़ियों को देखा भी, लेकिन ये जो कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन थे ये काफ़ी बार, महीने में करीबन 2 से 3 बार यहाँ पे चलते थे। पहले भी इस तरह की आर्मी की गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती थी, रोड के किनारे खड़ी रहती थी, तो लोगों ने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन धीरे धीरे ये जो डिप्लॉयमेंट पैटर्न था वो बदलने लगा, ये चेंज होने लगा। सड़कों के दोनों तरफ सीआरपीएफ और आर्मी के जवान तैनात होने लगे, खड़े होने लगे। एक अनयूजुअल तरीके से यहाँ पे डिप्लॉयमेंट हो रहा था जो पहले कभी यहाँ के लोगों ने नहीं देखा था। पूरे एग्जिट पॉइंट और एंट्री पॉइंट जो थे उनको ब्लॉक कर दिया गया रात तक।
जम्मू कश्मीर पुलिस के एसओजी भी यहाँ पे शामिल थी, ये भी चीज़ें थी। और कुछ ही घंटों के अंदर बेगपुरा के अंदर ये जो सेंसिटिव पूरा एक माहौल होता है वो देखा जाने लगा था, क्योंकि हर जगह वॉकी टॉकी की आवाज़ें, सर्च लाइट, हाई बीम सर्च लाइट्स, वायरलेस सेट, इन सब की आवाज़ें सुनाई देने लगी। ऑपरेशन जैकबूट की ये फील्ड फेस की शुरुआत हो चुकी थी। टारगेट था रियाज नाइकू। यहाँ पे इसी तलाशी के दौरान में ये भी बताया गया कि एक और अनयूजुअल चीज़ देखी गई। सिक्योरिटी फोर्सेज ने 2 बड़ी बड़ी एक्सकेवेटर मशीन जो थी उनको बुलवाया, और इन मशीनों से आसपास की जो ज़मीनें थी, कई सारे ऐसे प्लॉट थे उस स्पेसिफिक एक घर के, उन सबको खोदना शुरू किया। दरअसल यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस को शक था कि अंडरग्राउंड कोई भी टनल हो सकता है, बंकर हो सकते हैं, जिनकी वजह से जो मिलिटेंट है, रियाज नाइकू है, वो भाग सकता है। इस बार हम कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहते थे। सारी चीज़ें की जाती हैं। वैली के कई पार्ट्स में, उस खासकर कश्मीर वैली के और ये जो इलाका था अवंतीपुरा पुलवामा बेल्ट का, बेगपुरा का, इसके आसपास के इंटरनेट को भी सस्पेंड कर दिया गया था, मोबाइल इंटरनेट हटा दिया गया। ये सारी चीज़ें चली। जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, आर्मी की 21 राष्ट्रीय राइफल्स, आरआर, ये सब यहाँ पे सामने आ चुके थे। लोकल लड़कों को भी लिया गया साथ में, और उसके बाद इन लोकल लड़कों को काम दिया गया था कि हर अगले घर में जहाँ जहाँ पे शक था वहाँ पे जाके नॉक करो और उसके बाद सर्च में असिस्ट करो। जो भी अंदर सर्च की जाएगी उसमें साथ में तुम लोग भी रहोगे। पूरा एक कॉम्बिंग ऑपरेशन इस तरह से चल रहा था जैसा इन गांव वालों ने इससे पहले कभी इस इलाके के अंदर नहीं देखा था, पूरे पुलवामा के अंदर नहीं देखा था। तो ये लोग भी समझ चुके थे कुछ ना कुछ बड़ा आज होने वाला है। अब ये दिन लग चुका था 6 मई का। आप सोचिए 5 मई का पूरा दिन निकला, 6 मई आ गई, लगभग 24 घंटे से ज़्यादा कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा था। लेकिन 6 मई की सुबह सुबह एक स्पेसिफिक घर जहाँ पे आर्मी की एक टीम पहुँचती है, जैसे ही वहाँ पे पहुँची कुछ सस्पिशियस मूवमेंट वहाँ पे डिटेक्ट हुआ। जैसे ये मूवमेंट दिखता है, ह्यूमन इंट और टेक्निकल इंटेलिजेंस से उस एग्जैक्ट मोमेंट में चेक किया गया हमारी एजेंसीज के द्वारा, और ये पता चला कि जो लोकेशन मिली है उस नंबर की और जो लोकेशन बताई गई है, जो घर बताया गया था ह्यूमन एंड से, जो इंटेलिजेंस है एसिड्स की, वो यही घर है। और कहीं ना कहीं यही वो घर है जहाँ पे रियाज नाइकू अपने एक साथी के साथ में छुपा हुआ है, एक बंकर टाइप हाइडआउट में। जैसे ये साफ हुआ, लाउड स्पीकर्स मंगाए गए, टाइटली उस घर को कॉर्डन किया गया। यहाँ पे लाउड स्पीकर से कहा गया रियाज नाइकू से कि सरेंडर कर दो। एक सरेंडर कॉल जैसे ही दिया जाता है, अचानक सामने से एक बर्स्ट आता है ऑटोमेटिक गन का। ऑटोमेटिक गन से फायरिंग उस घर के अंदर से की जाने लगी। ये साफ हो चुका था, सिग्नल मिल चुका था कि ये कहीं ना कहीं रियाज नाइकू है, उसके साथ ही यहाँ पे छुपे हुए हैं। फाइनली हमें एक कॉन्टेक्ट एस्टेब्लिश जो करना था वो हो गया। रियाज के साथ में जो मिलिटेंट था आदिल अहमद भट्ट, उसे मौके पर ही सबसे पहले फेज में ही एनकाउंटर के जो फायरिंग हुई है उसके फायरिंग के पहले फेज में मार दिया गया। दोनों तरफ से फायरिंग हुई, सिक्योरिटी फोर्सेज ने अंधाधुंध फायरिंग अपनी की। घर को पूरी तरह से टाइटली कॉर्डन कर लिया गया था, लेकिन इस घर के अंदर एक स्ट्रक्चर्ड हाइडआउट बनाया गया था। एक सफिस्टिकेटेड हाइडआउट स्ट्रक्चर पूरी तरह से यहाँ बना लिया गया था। किस तरह से कि रियाज जो था वो सबसे पहले तो इसके बेसमेंट में एक बंकर था, वहां से फायरिंग करता रहा। उसके बाद में यहाँ से वो जब छत पे गया, उस छत के पास में एक कैविटी टाइप की जगह बनी हुई थी, ऐसी छुपने की जगह वहां पे बनाई गई थी, जिससे वो सिक्योरिटी फोर्सेस पर लगातार फायरिंग कर रहा था। पूरी सुबह ये फायरिंग हुई। इसके बाद सीआरपीएफ और आर्मी की टीम अपनी पोजीशन चेंज करते रहे जब तक वो छत पर रहा। उसके बाद वापस से नीचे आया और दूसरे बंकर में जाके छुप जाता है। जब ये लगातार फायरिंग चली दोनों तरफ से, समझ में आ चुका था कि अंदर कई सारे बंकर बने हैं, हो सकता है कोई टनल भी हो, भाग भी सकता है रियाज नाइकू। लेकिन पूरी तरह से जब ये 6 घंटे करीबन बताते हैं एनकाउंटर ये चला है, फायरिंग चली है दोनों तरफ से, 6 घंटे के बाद रियाज की तरफ से गोलियों की आवाज़ जो थी वो शांत हो गई। जब गोलियों की आवाज़ कम हुई, सिक्योरिटी फोर्सेज ने उस घर को अप्रोच किया, उस बंकर की तरफ गए। अंदर जाके जब देखा तो हिजबुल मुजाहिदीन का ऑपरेशनल चीफ, टॉप कमांडर, A++ कैटेगरी का मोस्ट वांटेड आतंकवादी, 35 साल का रियाज अहमद नाइकू, जिसके सिर पे 12 लाख रुपए का इनाम रखा गया था, जो 8 साल से आतंक का दूसरा पर्याय बना हुआ था कश्मीर घाटी के अंदर, फाइनली उसको मार दिया गया था। रियाज नाइकू के एनकाउंटर के बाद सर्च ऑपरेशन चला, रिकवरी की गई कई सारे एमिनेशन की। यहाँ से जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की एक नई पॉलिसी इस समय पर आ चुकी थी। ये कोविड का दौर चल रहा था, तो पहली चीज़ कई ज़्यादा लोगों को बुलाया नहीं जा सकता था जो जनाजा निकलेगा उसमें। दूसरी चीज़, एक जो नई पॉलिसी थी उसके तहत जो भी हाई प्रोफाइल मिलिटेंट होगा, बुरहान वानी के जो किलिंग हुई थी, जो एनकाउंटर हुआ था, उसके बाद में ही ये सारी चीज़ें सामने आ गई थी कि जो प्रोटेस्ट हुए हैं कश्मीर घाटी में, अब ये दोबारा हम नहीं होने देंगे। इस वजह से जो भी हाई प्रोफाइल आतंकवादी हैं उनकी बॉडीज उनके गाँव नहीं भेजी जाएंगी, डायरेक्टली उनको कहीं ना कहीं एक कंट्रोल्ड ग्रेवयार्ड में, कब्रिस्तान में दफना दिया जाएगा। यही चीज़ यहाँ पे की जाती है रियाज नाइकू के साथ में। ये कोविड का समय था 2020 का। बॉडी सोनमर्ग के पास में एक सिक्योर कब्रिस्तान, जहाँ पे कई सारे आतंकवादियों की पहले ही बॉडीज को दफनाया गया था, यहाँ पे दफना दिया जाता है। जब ये दिन था इसकी बॉडी दफनाने का, तो अवंतीपोरा इलाके में कई सारी पत्थरबाजियों के इंसिडेंट भी देखने को मिले। एक सिविलियन की जान भी गई, कुछ लोग इंजर्ड भी हुए, लेकिन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने इस पूरे
सिचुएशन को कंट्रोल जल्दी ही कर लिया था। कई सारे लोगों को यहाँ पे डिटेन भी कर लिया गया था जो लोग इस पत्थरबाजी में इन्वॉल्व थे। ये एक एनकाउंटर नहीं था सिर्फ दोस्तों, ये ऑपरेशन जैकबूट का फाइनल चैप्टर था, एक फाइनल बिग चैप्टर जिसके तहत रियाज नाइकू को ख़त्म कर दिया गया था। वही रियाज नाइकू जो सिर्फ एक आखिरी आदमी बचा हुआ था पूरे बुरहान वानी गैंग का और हिजबुल मुजाहिदीन का सबसे बड़ा आतंकी। एक तरह से पोस्टर बॉय की जो एक टाइटल था ये दिया जाता था रियाज नाइकू को, बुरहान वानी को, जाकिर मूसा को। रियाज नाइकू के एनकाउंटर के बाद इस तरह का कोई भी टाइटल लेने वाला कोई आतंकवादी कभी सामने नहीं आया है कश्मीर से। बहुत ही शानदार एनकाउंटर, बहुत ही शानदार ऑपरेशन हमारे स्पेशल फोर्सेस ने किया, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने किया। इस एनकाउंटर के कुछ ही दिन के बाद में 9 और 10 मई 2020 को हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल साहब कश्मीर पहुंचे थे। 5 घंटे की हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग जो थी वो हुई और यहाँ पे उन्होंने पूरे इस ऑपरेशन में शामिल जो फौजी थे, हमारे जो ऑफिसर्स थे, जम्मू कश्मीर पुलिस के एसओजी के लोग थे, इन सबको इस ऑपरेशन की सक्सेस के लिए बहुत बहुत बधाई दी और हमारी तरफ से भी सलाम। और ये आज का एपिसोड जो हमने आपको बताया कि कैसे रियाज नाइकू को ख़त्म किया गया, एक मैथ टीचर से कैसे वो सबसे बड़ा हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर बना। कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। अब अगले एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।